नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। भारत के सिक्किम राज्य में भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारत के 2 बंकरों को तबाह किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इससे पहले चीन सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद करने का फैसला कर चुका है। चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए और अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए भारत ने डोकला इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। 1 महीने से डोकला में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। डोकला उस क्षेत्र का भारतीय नाम है जिसे भूटान डोकलाम कहता है, जबकि चीन इसे अपने डोंगलांग क्षेत्र का हिस्सा बताता है। सिक्किम मई 1976 में भारत का हिस्सा बना था और एकमात्र राज्य है जिसकी चीन के साथ एक निर्धारित सीमा है। ये सीमा रेखा चीन के साथ 1898 में हुई एक संधि पर आधारित है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच इतने लंबे वक्त तक गतिरोध बना हुआ है और हाल के वर्षों में इसे दोनों देशों के बीच एक गंभीर विवाद के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने कहा है कि अगर भारत गतिरोध खत्म करना चाहता है तो डोकला से अपने सैनिक हटा ले। चीन ने कहा है कि सिक्किम पर 1890 की चीन और ब्रिटेन की संधि का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी चीन के तब के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को भेजे खत में समर्थन किया था। चीन का कहना है कि भारत इस संधि का सम्मान करे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार कारों ने भी इस संधि पर अमल किया है और इसलिए भारत को उस संधि का सम्मान करते हुए डोकला से तुरंत अपनी सेनाएं हटा लेनी चाहिए। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर कि भारत और चीन के बीच जो ये तनाव है इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत शीलकांत शर्मा, जेएनयू में चीनी मामलों के जानकार प्रोफेसर BR दीपक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनि और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत प्रोफेसर BR दीपक मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो तनाव है जिसको लेकर के चीन भारत के ऊपर दोष मढ़ रहा है, कह रहा है कि गलती भारत की है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कुरबान जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो बयानबाजी हो रही है खास करके चीन की तरफ से, वो काफ़ी ख़तरनाक है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि आज का उनके जो विदेश मंत्रालय का बयान था कि वो अपनी जो प्रभुसत्ता है उसको बचाने के लिए युद्ध तक में जा सकते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी मुझे लगता है कि थोड़ी दोनों देशों को कम करनी चाहिए। और जहाँ तक इस विवाद का सवाल है, हाँ हम मानते हैं कि 1890 में भारत उस समय सिक्किम और जो तिब्बत की जो सीमा थी वो निर्धारित हुई थी और हम मानते हैं, अभी भी मानते हैं। लेकिन चीन को ये भी समझना चाहिए क्योंकि जो हमारे भूटान के साथ संबंध हैं और ख़ास करके जो 2007 के बाद हमारी उनके साथ संधि है, उसमें ये ज़रूर लिखा गया कि चाहे वो सैन्य मामले हो चाहे वो विदेश मामले हो, भारत और भूटान दोनों आपस में अच्छा परामर्श करेंगे और इसी संधि के ज़रिए हमारी जो कुछ सेनाएं हैं वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देती है और उनका साथ देती है। और जो एरिया जो डोकलाम का आप बात कर रहे हैं वो विवादित क्षेत्र है भूटान और चीन के बीच में। मुझे लगता है कि चीन थोड़ा बौखला गया है क्योंकि जिस तरीके से वो चाहता है कि सीमा विवाद का हल निकले, खास करके भूटान के साथ, वो चाहता था कि जो उत्तर के कुछ क्षेत्र हैं और जो पूर्व के कुछ क्षेत्र हैं भूटान के और चीन के हिसाब से वो 3900 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब के आसपास बनते हैं। वो जो डोकलाम का जो क्षेत्र है 600 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके साथ उसकी अदला बदली की जाए। लेकिन भूटान ये नहीं मान रहा और भारत ये नहीं मानेगा क्योंकि वो जो हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है और हमारे जो सुरक्षा है खास करके हमारे जो उत्तरी पूर्व हिस्से हैं उससे उस दृष्टि से वो हमारे लिए काफ़ी अहम है। और ये परसेप्शन मुझे लगता है कि चीन को समझना चाहिए अगर वो हमारे साथ अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा जो मैक्रो जो सिचुएशन है उसके चलते भी चीन थोड़ा घबराया हुआ है और इस तरह का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो हमारे साथ दोबारा से खेल रहा है। प्रोफेसर BR दीपक रहें आप, मैं आता हूँ आपके पास में दोबारा। एम्बेसडर शीलकांत शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ है, इसको हाल के दिनों में बल्कि हाल के वर्षों में एक गंभीर तनाव के रूप में देखा जा रहा है। युद्ध की भी बातें होने लगी हैं। एक दूसरे की तरफ से कहा जा रहा है कि
62 का भी जिक्र होने लगा कि हम अब स्थिति वो नहीं रही है। आप इसे किस रूप में देखते हैं इस पूरे विवाद को? मुझे चीन की तरफ से जो बयानबाजी है जी, उसमें एक बैगिंग ऑफ द क्वेश्चन का एटीट्यूड है। जो 2012 में भारत, चीन और भूटान के बीच में जो बात हुई थी कि ये जो ट्राई जंक्शन है उसमें जब तक बातचीत ना हो जाए, जब तक सुलझ ना जाए, तब तक किसी इस बात का ध्यान रखें कि अपने आप से उनको ना बदलें, सिचुएशन को ना बदलें। ये रिटन था ये। अब चाइना अपने आप से बदल रहा है और जाहिर है कि अगर उसमें डिस्प्यूट है और तीनों एक तरह से नहीं सोच रहे हैं तो उसमें फिर अपनी बात जो लगा रहा है वो क्या है? ये तो निगोशिएशन एक तरफ रह गई, अब अपनी तरफ बता रहा है चाइना कि नहीं हम यही है हमारी है, और इसके लिए हिस्ट्री कोट कर रहा है। और हिस्ट्री का सिलेक्टिव कोटेशन ये तो चाइना की पुरानी फितरत है। मतलब कुछ हिस्सा जो अंग्रेज़ों के साथ किया था वो सही था, कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों के साथ किया था वो गड़बड़ था। तो कौन सा सही था कौन सा गड़बड़ था यही बताएंगे साहब। तो चाइना का ये जो पूरा जो एक तरह से जो अप्रोच है जी, उसमें हम और आप बैठ के जो भले ही विमर्श करें और कहें कि ये इसमें अच्छाई बुराई है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये राजनयिकी का खेल है, डिप्लोमेसी से इससे बातचीत हो रही है। अब वो पीपल्स डेली का एक है, उसमें उसने कहा है, ये भी सारी अपनी बातों के बीच में ये भी कहा है कि भारत और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बड़े स्मूथ और एक्सीलेंट हैं। तो मतलब ये है कि आप डिप्लोमेसी से बात भी कीजिए और हमारी बात एग्रेशन भी दिखाइए। ठीक। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चाइना की ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आप हर जगह देखिए, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, कल जो वहाँ नेवी के साथ हुआ है, आपने गलती किया आप हटिए, चाहे वो म्यांमार के साथ हो, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो, हर जगह दूसरा गलत है, ये सही है। अपनी गलती मैंने अभी तक इनको मानने नहीं देखा कभी। प्रोफेसर एस डी मुनि, आप क्या कहेंगे? चाइना कह रहा है कि साहब ये हमारी सॉवरेनिटी का मामला है, हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है और इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखिए, दो बातें रिफ्लेक्ट करता है चीन का जो रवैया है। एक तो उनका टेरिटोरियल नेशनलिज्म, सारा का सारा सॉवरेनिटी, सारा का सारा राष्ट्रवाद उनको ज़मीन पे आके अटक गया कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन तुम्हारी है, जो हम कह रहे हैं हमारी है उसको मानो वरना काम नहीं चलेगा। और दूसरा है उसका एसर्टिव हेजेमोनिक स्टैंस, दादागिरी का, जो एशिया में कि जो हम कह रहे हैं वो बात सही है। जैसे अभी एम्बेसडर शर्मा ने कहा ना कि अंग्रेज़ों की एक बात मानेंगे दूसरी नहीं मानेंगे। 1898 की बात आप मान लीजिए, मैकमोहन को हम नहीं मानेंगे, वो भी अंग्रेज़ों ने ही लिखा भाई, तो उसको मानो तुम। तो ये तर्क नहीं है। तीसरी बात, बायलेटरल मामले में भी ये बिल्कुल कुतर्क है चीन का, और वो इस तरह से कुतर्क है कि चीन हमको मना कर रहा है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए इन आवर ओन टेरिटरी, हमारी अपनी ज़मीन में जब हम करते हैं तो वो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए आपको, ये उसका उल्लंघन है। यहाँ पर आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में, जो आपके और भूटान के बीच में, चीन और भूटान के बीच में जिस पे बहुत बड़ा विवाद है, उसको आप स्टेटस को डिस्टर्ब कर रहे हो इन वॉयलेशन टू आपका जो एग्रीमेंट है भूटान के साथ, इन वॉयलेशन टू जो आपका एग्रीमेंट है हिंदुस्तान के साथ में, और आप कह रहे हो जस्टिफाइड है। अगर चीन ये कहता है कि चीनी भारतीय सैनिकों को वहाँ से हट जाना चाहिए, मैं समझता हूँ चीन को भारत की तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए, बिल्कुल हट जाएंगे, आप कह रहे हैं तो हटना पड़ेगा, आप सड़क बनाना बंद कर दीजिए, ठीक, आप स्टेटस को मत डिस्टर्ब कीजिए। विनोद अग्निहोत्री साहब, आप क्या कहेंगे कि ये विवाद जो तनाव का रूप लेता जा रहा है, तनातनी काफ़ी बढ़ रही है, बयानबाजियाँ हो रही हैं और युद्ध की बात होने लगी है, तो ये मामला किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, तनाव तो बढ़ा है निश्चित रूप से, लेकिन थोड़ा सा चीनी नेतृत्व जो है, चीन की जो लीडरशिप है, उसके चरित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ऐतिहासिक चरित्र है उसका। चीन ने माओ वाले युग से अपने को आर्थिक रूप से तो अलग कर लिया बिल्कुल, लेकिन उनका जो हेजिमोनियल एटीट्यूड है, क्योंकि 1949 की क्रांति से पहले चीन की इतनी पिटाई हो चुकी थी, जापानियों ने भी पीटा था और तमाम ने, और अफीमची देश कहा जाता था। और जब वो क्रांति हुई और उसके बाद माओ सेतुंग का वो बड़ा ऐतिहासिक भाषण तिरानवे स्क्वायर का है कि चीन की जनता उठ खड़ी हुई है और हम कभी गुलाम नहीं होंगे, तो वो जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट जब तिब्बत में चीन जाता है तो माइंडसेट सामने आता है, कोरियन वार में जब आप जाते हैं वो माइंडसेट सामने आता है, 1962 में आप भारत के साथ आप उलझते हैं वो माइंडसेट साथ में आता है, वियतनाम के साथ आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी सोवियत संघ गए हुए थे, विदेश मंत्री गए थे,
चीन गए हाँ वो। चीन गए, क्षमा कीजिए, हाँ चीन गए थे और तब उन्होंने वियतनाम पे हमला कर दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी एम्बेसडर साहब ने काफ़ी चीज़ें कोर्ट की, साउथ चाइना सी में इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला जो है चीन ने मना कर दिया, हम नहीं मानेंगे। तो वो उस मामले में वो कंटिन्यूटी में है उनकी लीडरशिप। जब जिनपिंग साहब भारत आए थे, आपको याद होगा कि मोदी जी की जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे वो जिनपिंग साहब थे, जिनको अहमदाबाद ले जाया गया, साबरमती के रिवर फ्रंट पे उनके साथ बड़े अच्छे वातावरण में, दोस्ताना माहौल में झूला झुलाया गया। और ऐसा, और 30 बिलियन डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई कि चीन, ऐसा लगा कि भारत चीन की दोस्ती इतनी परवान चढ़ेगी कि दोनों देश जो है बहुत ऐतिहासिक होएनसांग और फायान वाले युग में चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मोदी जी भी जब गए तो वहाँ भी उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन धीरे धीरे चीन का बदलता गया। और ये जिस तरह से हुआ है, जिसको लेके हम लोग हमेशा कहते रहे कि 1962 से लेके आज तक गोली नहीं चली, इस समय तो बिल्कुल आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है उससे ज़्यादा इस वक्त वहाँ तनाव हो गया है। तो कहीं ना कहीं तनाव तो दूर करना पड़ेगा दोनों देशों को, भारत को भी और चीन को भी, क्योंकि चीन भी अकेले सबसे नहीं उलझ सकता। आप अमेरिका से भी लड़ेंगे, भारत से भी लड़ेंगे, साउथ चाइना में सब, तो वो उसके लिए भी एक मुश्किल वाली स्थिति है। प्रोफेसर बी आर दीपक, अब जैसा विनोद अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं कि साहब तनाव की स्थिति में तो नहीं रहा जा सकता, बातचीत तो करनी पड़ेगी। भारत की तरफ से अभी एक बयान आया है प्रतिरक्षा मंत्री अरुण जेटली साहब का, और उसमें एक तरह से चेतावनी दी गई है और उसका भी जवाब चीन ने चेतावनी के तौर पर दिया है। ऐसे में जब ये तनातनी का माहौल हो तो क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए जिससे ये तनाव दूर हो और बातचीत का सिलसिला शुरू हो? इसीलिए तो मैंने जब पहले कहा था कि जो चीन है उन्हें हमारा और भूटान का रिश्ता समझना होगा कि हम क्यों हैं वहाँ पर। हम कोई थर्ड पार्टी नहीं है। चीन ने हमको थर्ड पार्टी डिक्लेयर किया कि तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारे और भूटान के बीच में नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं हमारे और भूटान के बीच में, उन्होंने कहा ये हमारा इलाका है, हमारा एरिया है। तो ये चीन को थोड़ा समझना पड़ेगा और हमें भी ये समझना पड़ेगा कि सिक्किम और जो तिब्बत की सीमा है वो सचमुच में निर्धारित है। और अगर दोनों देश जो जैसे जो हमारे साथी पैनल में थे उन्होंने कहा कि जो स्टेटस को है 16 तारीख से पहले का जो स्टेटस को है, अगर उसको मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और हमारे बीच में बहुत सारे जो समझौते हुए हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, उनको सक्रिय किया जाए और उनके तहत दोनों जो देश हैं बातचीत करें और मुद्दे का हल निकालें। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि जल्दी निकलने वाला। मुझे लगता है कि एक लंबी कॉन्फ्रंटेशन होगी, क्योंकि चीन ने जो रुख अपनाया है वो काफ़ी खतरनाक रुख है और हो सकता है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो इससे हमें थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और क्योंकि चीन की जो एक नीति है दक्षिण एशिया में खास करके, वो ये है कि वो एक दक्षिण एशिया में एक बड़ा हेजमन नहीं है, बल्कि दुनिया में एक दूसरा बड़ा हेजमन अमेरिका बाद उभर कर आ रहा है। तो जो हेजमन का जो तरीका है दूसरे देशों के बर्ताव का, वो उसमें और बढ़ता चला आ रहा है। तो इसको मद्देनजर रख हमें जो हमारी क्षमताएं हैं, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, बॉर्डर स्ट्रक्चर में, उसको बहुत तेज करना पड़ेगा, तेज गति उसमें लानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ बुरे परिणाम हमको आने वाले दिनों में देखने को पड़ सकते हैं। जी, एम्बेसडर श्रीकांत शर्मा साहब, चीन के साथ हमारा जो डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको लेकर के वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, वो चल रहा है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में, और जब हम आसियान के साथ अपनी भागीदारी बढ़ा रहे थे, तब ये कहा गया कि साहब हम अपने जो कॉन्टेंशियस इश्यूज हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं, उन्हें बैक बर्नर पर रखेंगे, व्यापार आगे बढ़ाएंगे और सीमा विवाद का हल हम शांतिपूर्ण ढंग से तलाश करेंगे। वो एक लंबा प्रोसेस है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कभी कभी बातचीत होती है। क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हम अपने उस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें? रिजॉल्व करने के लिए तो वो जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो फ्रेमवर्क है जी, उसका उद्देश्य ही ये है कि रिजॉल्व करें। पर आप उसकी कहानी जो अखबारों में आती है उससे ये लगता है कि चाइना उसमें भी
ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कर रहा है। और हाल के कुछ वर्षों में, खासकर जब से शी जिनपिंग आए हैं, तब से उसमें थोड़ा सा ठंडा हो गया है। वो चाइना का इंटरेस्ट कम हो गया है। तो चाइना की जो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, उसका एक पहलू ये भी है कि वो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको तब तक अपना जलाए रखता है जब तक उसके हित में वो सॉल्व ना कर सके। और जिनके साथ उसने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किए हैं, सबके साथ जब वो कमज़ोर थे, इवन रूस के साथ जब सोवियत यूनियन टूट गया तब रूस के साथ उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया। दूसरे देशों के साथ भी इस तरह से किया है। अब इस समय भारत के साथ वो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने की स्थिति में हैं कि नहीं हैं, ये तो वही जाने, क्योंकि जो कुछ उनके यहाँ से जो संदेश आ रहे हैं वो थोड़े से अबूझ हैं, मतलब पेचीदा हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। ठीक। प्रोफेसर एस डी मुनि, अभी हाल के दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, जैसे चीन ने वन रूट वन बोल्ट की बात की और उसमें एक तरह से भारत अलग थलग पड़ गया। उसके बाद फिर अभी G20 की भी बात हो रही है, वहाँ कहा जा रहा है कि पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी और चीन के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात होगी या नहीं। ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान के नज़दीकी ग्वादर तक पहुँचना और उसके अलावा भारत पे इस तरह से सीमा पे दबाव डालना, ये क्या चीन की कोई सुनियोजित स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? नहीं, ये बिल्कुल हिस्सा है। इससे पहले मैं एक बात जो आपने पिछली बार सवाल उठाया था जी, कि आर्थिक रिश्तों को बढ़ाया जाए और झगड़े वाली बात को ठंडे बस्ते में रखा जाए। 2015 में जब सी यहाँ आए थे प्रेसिडेंट शी, तो मोदी जी ने प्रेस स्टेटमेंट में उनके सामने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम आपके साथ आर्थिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं और दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसकी सीमा है अगर आप ये टेंशन वाले पॉइंट्स को ठीक नहीं करेंगे। और ठीक नहीं करेंगे इसीलिए कि 2005 से मैं आपको बताऊं, जो सब्सटेंटिव नेगोशिएशंस बॉर्डर पे होने चाहिए थे वो रुक गए हैं। हम लोगों ने उनको जो सो कॉल्ड LAC के मैप्स एक्सचेंज करने की कोशिश की है, उन्होंने उसकी तस्दीक नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आप किस तरह के मैप्स को मानते हैं। वो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते और उसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह बॉर्डर की या हमारी कोई कमी नहीं है, उसकी वजह है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते क्यों बढ़ रहे हैं, भारत के जापान के साथ रिश्ते क्यों बढ़ रहे हैं, भारत स्ट्रांग होकर एसर्ट तो नहीं करने लगेगा कहीं ना कहीं, ये उनकी दूसरी है। अब इस मुद्दे पे जो आपने कहा कि यहाँ पर कैसी तनातनी हो सकती है, तो 62 के बाद तो गोलियाँ चली है, जगह चली है। एक तो 67 में चली है इसी एरिया में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, और दूसरा समदरोंगचू वैली में थोड़ा बहुत, वहाँ पर भी 87 के वक्त में ये हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि नोक झोंक उसके बाद ऐसी नहीं हुई, और तभी हमने ये एग्रीमेंट किया कि अब आइंदा से गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन ये मसला ऐसा है जिसमें चीन चुंबी वैली में अपने आप को कमज़ोर समझता है, और हमें ये डर है, जैसा अब अभी इन्होंने कहा कि चिकन स्नैक के बहुत नज़दीक चीन नहीं चला है। तो ये जो अंदर की उलझन है दोनों तरफ में एक सेंस ऑफ वीकनेस भी है और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसको मिलिटरीली रिजॉल्व नहीं कर सकते। एक बात मैं जो भारत की नीति के लिए कहना चाहता हूँ, वो कई लोगों को अप्रिय लगेगी, लेकिन देखिए, हमको ये मसला ऐसा है जिस पे गीदड़ भभकी से नहीं डरना चाहिए। आपको मैं याद दिलाऊं, अटल जी की पुरानी सरकार जो थी NDA की, उसमें हमने न्यूक्लियर इशू को लेकर और सब नॉर्थ ईस्ट को लेकर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने कहा था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके बाद में हमने जाके कहा नहीं ये हमसे गलती हो गई। ऐसा ना करिए। ये मामला ऐसा है जिसमें हमारे राष्ट्रीय हित निहित है, उसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय हित निहित है जी। कल को आप कुछ नहीं कहेंगे, भूटान आपसे कहेगा जिनका तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, आप वही हमको नहीं बचा सकते। विनोद अग्निहोत्री साहब, कूटनीतिक या राजनयिक विकल्प भारत के सामने क्या बचे हैं इस तनाव को दूर करने के लिए? देखिए, कूटनीतिक विकल्प सबसे पहले तो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, खासकर डिप्लोमेटिक स्तर पर। ऐसी स्थिति में जब वो एग्रेसर है, नहीं, बातचीत तो करनी पड़ेगी, वरना आप बात कैसे करेंगे? अगर आप एग्रेसर हैं, अभी ऐसा तो नहीं है कि वो सीमा पार के घुस आए हैं, थोड़ा घुस आए, दो चौकियों तक बाकी, जो चौकी वो किया है उन्होंने, वो तो किया है, लेकिन युद्ध की स्थिति तो नहीं है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन जब तक संवादहीनता, आप बयानबाजी हो रही है, उधर से उनके प्रवक्ता कह रहे हैं 1962 को याद करिए, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये 2017 का भारत है, ठीक कह रहे हैं, कहना चाहिए। मुझे लगता है बयानबाजी बंद करके
अब दोनों देशों को पहले कूटनीतिक स्तर पर, विदेश सचिव के स्तर पर, या एम्बेसडर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे शुरुआत कैसे होती है, उस पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। और इन मामले में ये बताना चाहिए, चीन को भी ये बताना पड़ेगा भारत की तरफ से कि भाई देखिए, जैसा कि मुनि साहब कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर आप एक कदम, दो कदम आगे और एक कदम पीछे वाला काम करने लगे तो फिर चीन की आदत पड़ जाएगी कि फिर वो आज इस क्षेत्र में है, कल को दूसरे क्षेत्र में, अरुणाचल में आकर के वो घुस करके वो कर लेंगे। तो आप तो इसलिए सख्त संदेश भी देना पड़ेगा, साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि हम इस मसले को हल करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ बैठिए और पहले इस मामले को सुलझाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हैं उनके इशारे पर काम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कोशिश भी है कि भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ किया जाए इस क्षेत्र में, तो कम से कम भारत को उस खेल से बचना पड़ेगा। ठीक, प्रोफेसर बी आर दीपक, आप सहमत हैं जो विनोद अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं, और ये कि ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव किस तरह से होगा, कहाँ से होगा और किस तरह से इसकी शुरुआत की जा सकती है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो ये सीधे पहले तो जो हमारे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, मुझे नहीं लगता कि चीन उसके तहत इनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका कहना है कि ये तो आपके साथ विवाद ही नहीं है हमारा, ये तो हमारा भूटान के साथ मामला है, तो इसीलिए ये सब जो चैनल है वो नहीं कामयाब हो गए। अगर ये कामयाब नहीं होते तो मुझे लगता है कि दोनों देशों को या विदेश सचिव के ज़रिए या फिर जो फ्लैग मीटिंग, तो मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व कर पाएगी। दोनों फौजी दोनों जो फौजें हैं वो आमने सामने, और स्थिति काफ़ी ख़तरनाक है। जो दूसरे चैनल है, जो विदेश मंत्रालय हो गए या फिर हमारे जो लीडरान हो गए, जैसे मोदी जी हो सकता है कि G20 में चले जाएंगे, या दोनों नेताओं के बीच में शी जिनपिंग भी वहाँ होंगे, तो दोनों देशों के जो लीडर हैं तो उनको चाहिए कि कुछ समझ बनाए उनसे पहले, हालांकि विदेश मंत्रालय को समझ बनानी पड़ेगी, और तब जा कर के कहीं मामला मुझे लगता है कि सुलझ जाएगा। और जो हमारे विदेश मंत्रालय का रुख है, वैसे वो काफ़ी साफ है। उन्होंने कहा है कि जो स्टेटस को है, वैसे वही सबसे बढ़िया तरीका, जो 16 तारीख से पहले का जो स्टेटस को था, अगर उसको दोनों देश मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है कि मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। एम्बेसडर शीलकांत शर्मा, इसको लेकर के चीन ने ये मानसरोवर यात्रा भी बंद कर दी है, और ये भी एक एग्रीमेंट के तहत ही थी, लेकिन क्या इसको लेकर के भारत किसी तरह का दबाव बनाने की स्थिति में है चीन पर? मानसरोवर यात्रा का जो ये नाथुला के कैलाश नाथुला के रास्ते से ये 2015 में ही हुआ है, तो ये जब भारत और चीन के बीच में दूसरे थोड़े से विवाद से बढ़ रहे थे, तब ये एक तरीके से सॉफ्ट स्पॉट था कि चलो इसको बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों ने खुशी खुशी कर लिया। अब उसको रोक रहे हैं वो, जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उन यात्रियों का इस पूरे विवाद से कोई संबंध नहीं, पर फिर भी वो उसको रोक रहे हैं, तो वो एक तरह से आपको सुई चुभा रहे हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं। जी मुनि साहब, बहुत संक्षेप में कि क्या इस यात्रा को लेकर के कोई डायलॉग शुरू हो सकता है? डायलॉग कर नहीं रहे हैं, फ्लैग मीटिंग के प्रपोजल जाते हैं, उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 2005 के बाद में बॉर्डर के सब्सटेंटिव इश्यूज पे बातचीत होती है, लेकिन बातचीत नहीं होती है, एक उसका दिखावा है लेकिन बात नहीं हो रहा है। इसलिए सही तरीका चीन को हमें ये बताना चाहिए, ये मैसेज देना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा न आपके हित में है, न हमारे हित में है, न एशिया के हित में है। इसीलिए इससे हट कर बात सोचिए, जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनकी बात सोचिए, और इसीलिए बातचीत के रास्ते से इसको हल कीजिए। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई चारा है। विनोद जी, आपकी अंतिम टिप्पणी क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मुनि साहब की बात से मैं सहमत हूँ, और चीन भारत को बताना चाहिए कि भैया आपके आर्थिक हित भारत में बहुत हैं, चाइना के बहुत स्टेक्स हैं, बहुत उनका जो है भारत के मार्केट में चीनी सामान की इतनी खपत है, तो वो भी एक तरह से करना पड़ेगा। ये जो आर्म ट्विस्टिंग है कैलाश मानसरोवर यात्रा वाली, ये तो बिल्कुल नाजायज है, इसका कोई मतलब नहीं, आपने एक समझौता किया हुआ उसमें जाने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें भारत को एक तरफ चीन को बतानी पड़ेंगी, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी ये संदेश देना पड़ेगा कि देखिए ये चीन जो है इस तरह से गलत कर रहा है, तो उस पर भी एक नैतिक दबाव भी पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद अग्निहोत्री साहब, प्रोफेसर एस.डी. मुनि, एम्बेसडर शीलकांत शर्मा और प्रोफेसर बी.आर. दीपक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और चीन के बीच ये जो तनाव है, इस बातचीत के ज़रिए इसका कोई हल तलाश किया जाएगा, और ये सूरत जो बनी हुई है
इसको ख़त्म किया जाएगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।